नमस्कार, वेलकम टू अडुस्थली। इंडियन इकोनॉमी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिलते हैं, उन सभी को मैंने करवाना स्टार्ट कर किया है अपने चैनल पे। और सबसे पहला टॉपिक जो मैंने करवा दिया है वो है प्लानिंग इन इंडिया। उसके संबंधित मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए चैनल पे। और मनी एंड बैंकिंग मेरा दूसरा टॉपिक है और इसके संबंधित मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और ये मेरा आज पार्ट 3 वाला वीडियो है और इसमें मैं आज आपके साथ 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो लोग भी हमारी पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन इकोनॉमिक के नाम से, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और बाकी जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज स्पेशली बीन लॉन्च्ड टू फैसिलिटेट बैंक्स इन रिकवरी ऑफ बैड लोन्स? ऑप्शन ए आरबीआई एक्ट, ऑप्शन बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन सी कंपनीज एक्ट, ऑप्शन डी सारफेसी एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट 2002 में लाया गया था और इसका जो फुल फॉर्म है वो है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट एंड दिस अलाउज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोअर्स हु डिफॉल्ट ऑन लोन्स। तो बैंक्स में जो एनपीएस की बढ़ती हुई समस्या थी उससे निजात पाने के लिए इस लॉ को लाया गया था, जिसके तहत बैंक जो भी कोलेट्रल्स बोरोअर्स द्वारा सबमिट किया जाता है तो बैंक्स के द्वारा उनको ऑक्शन किया जा सकता है अगर बोरोअर्स अपने लोन को रिपे करने में नाकाम हो जाते हैं। तो दिस लॉ हेल्प्ड द बैंक्स टू रिकवर देयर ड्यूज क्विकली एंड टू मिनिमाइज फाइनेंशियल लॉसेस एंड इट आल्सो हेल्प्ड द बैंक्स टू रिड्यूस देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड द सारफेसी एक्ट ओनली अप्लाइज टू सिक्योर्ड लोन्स। याद रखेंगे आप, सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स पे ही अप्लाई होता है ये एक्ट। इसमें बैंक्स 60 डेज का नोटिस देते हैं बोरोअर को टू रिपे द लोन और फिर भी बोरोअर रिपे करने में नाकाम होते हैं तो बैंक्स के पास ये ऑप्शन रहता है कि जो भी प्रॉपर्टीज है बोरोअर का उसका पोजीशन बैंक्स ले सकती है। तो आप समझ गए, सारफेसी एक्ट 2002 में लाया गया था। बेसिकली एनपीएस की प्रॉब्लम्स जो बढ़ रही थी बैंकिंग सिस्टम में उससे निजात पाने के लिए ये लॉ को लाया गया था। बैंक्स को पावर दिया गया कि आप जो डिफॉल्टर्स है उनके प्रॉपर्टी का आप ऑक्शन कर सकते हैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआईसीजीसी? ऑप्शन ए डेब्ट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी डेब्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1978 को की गई थी एज ए सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की एक सब्सिडरी के रूप में इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। ये बेसिकली बैंक डिपॉजिट्स को इंश्योर करता है और इसके तहत सारी तरह के डिपॉजिट्स इंश्योर्ड है, चाहे वो करंट डिपॉजिट्स हो, सेविंग डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स हो। तो बैंक से अगर दिवालिया हो जाता है बैंक्स का तो DICGC is liable to pay to the liquidator the claim amount within 2 months with up to a maximum limit of 5 lakh rupees per depositor। तो कितना तक का मैक्सिमम इंश्योर्ड रहता है डिपॉजिट्स DICGC के द्वारा? वो 5 लाख रुपए तक। थस ये जो लॉ है और लाया गया था और इसका निर्माण जो किया गया था DICGC का टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स फ्रॉम लॉस इफ ए बैंक फेल्स एंड इट बिल्ड ट्रस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम विच कंट्रीब्यूट्स टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और इसका ब्रॉड कवरेज भी है, ये लगभग सारी तरह के डिपॉजिट्स कवर करता है इंक्लूडिंग जो डिपॉजिट्स कोऑपरेटिव या फिर रीजनल बैंक्स में भी है, उन सभी बैंकों को भी DICGC के द्वारा कवरेज प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप समझ गए कि 5 लाख रुपए तक का आपका जो पैसा है वो एक तरह से इंश्योर्ड है और इसके लिए एक संस्था है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो बैंक अगर फेल भी हो जाता है तो आपका 5 लाख रुपए तक आपका एक तरह से सेफ है। तो बेसिकली DICGC डिपॉजिट्स को इंश्योर करती है और डिपॉजिटर्स को हेल्प करती है कि वो कॉन्फिडेंट फील करे अपने पैसे को सेव करने में और बैंक्स में इन्वेस्ट करने में वो सेफ
फील करें कि उनका पैसा सेफ है, इसीलिए DICGC द्वारा 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। What will increase the money circulation in the economy? Option A, increase in bank rate. Option B, increase in repo rate. Option C, RBI lending money to government. Option D, purchase of government securities from public by RBI. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 3 and 4, क्योंकि increase in bank rate and increase in repo rate will decrease money supply in the economy, while RBI lending money to the government will increase the money supply, as well as purchase of government securities from public by RBI will increase money supply in the economy. We know that government borrows money from the RBI by issuing government securities or bonds, and basically government securities are promises to repay the borrowed amount with interest on a specified date in future. तो basically ways and means advances का इस्तेमाल करके और government securities को issue करके government RBI से पैसा उठाती है। मान लीजिए कोई निश्चित अमाउंट का government security issue की, तो 1 लाख रुपया मान लीजिए या 10 लाख रुपए का इशू की, RBI के द्वारा इसको परचेज किया गया, तो 10 लाख रुपए RBI के द्वारा सरकार को मिल गए और बाद में एक निश्चित अवधि के बाद इस पे कुछ इंटरेस्ट दे के सरकार इसे पुनः वापस कर देगी। तो एक निश्चित समय अवधि के बाद वो सिक्योरिटी मैच्योर हो जाएगा और विथ इंटरेस्ट मैच्योरिटी होगी। तो इस तरह सरकार RBI से पैसा उठाती है, जिससे मनी सप्लाई बढ़ता है इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी में मनी पंप हो रही है। और उसी तरह जब ओपन मार्केट ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके RBI के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा जाता है, तब तो इकोनॉमी में एक्स्ट्रा फंड्स जो होते हैं वो पंप होते हैं और इस तरह मनी सप्लाई बढ़ती है अर्थव्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CVV? ऑप्शन ए, कस्टमर वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन बी, क्रिटिकल वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन सी, क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन डी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। बेसिकली ये 3 या फिर 4 डिजिट का कोड होता है जो कि आपके क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के बैक साइड में प्रिंट होता है। आपने देखा होगा, इसको कार्ड सिक्योरिटी कोड या फिर कार्ड वेरिफिकेशन कोड भी कहा जाता है। CSC जो 3 डिजिट का जो कोड आप देखते हैं, कार्ड सिक्योरिटी कोड या फिर CVV, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू भी कहा जाता है इसको। CVV बेसिकली हेल्प्स टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कार्ड होल्डर। वो कार्ड एक्चुअली किस इंडिविजुअल द्वारा होल्ड किया जा रहा है उसको मालूम करने में CVV मदद करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड थ्रेफ्ट। इट इज यूज्ड टू इंश्योर दैट ओनली द कार्ड होल्डर कैन यूज दिस कार्ड, स्पेशली फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। तो आप सभी ने CVV देखा होगा, 3 डिजिट जो नंबर कार्ड्स के पीछे मेंशन रहता है, और बेसिकली आप ऑनलाइन परचेज के समय इन नंबरों को मेंशन करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब भी आप करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन हैज द न्यू लेंडिंग regime the marginal cost of fund based lending rate started in banking? Option A, 1st September 2015. Option B, 1st April 2015. Option C, 1st April 2016. Option D, 1st June 2015. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1st April 2016. Thus MCLR was implemented by RBI on 1st April 2016 to determine rates of interest for loans, and it replaced the base rate system which was followed earlier, and it was introduced to make interest rate more transparent, to ensure that banks pass on the benefits of rate cuts to borrowers, to help bank compete better and support the country economic growth. तो आप समझ गए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित की गई एक पद्धति है जिसके आधार पर बैंक लोन के लिए ब्याज दर निर्धारित करते हैं। MCLR को भारत में नोटबंदी के बाद लागू किया गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोन लेना थोड़ा आसान हो गया है। इस तरह अप्रैल 2016 से ऋण के लिए जाने वाले ब्याज की जगह बैंकों में MCLR का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो बैंक 2016 के बाद से MCLR का इस्तेमाल कर रहे हैं। MCLR के आने से पहले आधार दर का बैंक से इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक। दे विल प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी not being served by better banks. They can borrow funds from RBI like other scheduled commercial banks. Option 3, they are not required to adhere to minimum cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. Which of the following given statements are correct? Option A, 1 only. Option B, 1 and 2 only.
ऑप्शन सी 1, 3 एंड 2, ऑप्शन डी 2 एंड 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली। तो चलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के कुछ फीचर्स को हम देख लेते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर एंड दे आर लाइसेंस्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और ये बेसिकली नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद ये इन तरह के बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में देखा गया। और अगर आपसे कुछ पूछ दिया जाए क्या एफडीआई अलाउड है इस तरह के बैंक्स में, तो हाँ आप एफडीआई अलाउड है। क्या ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ, सभी तरह के डिपॉजिट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। क्या डीआईसीजीसी जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या इन तरह के बैंक्स में डिपॉजिटर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या ये लोन्स लेंड करेंगे? हाँ ये लोन्स भी देते हैं 50%, लेकिन जो उनका लोन पोर्टफोलियो होगा इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अप टू 25 लाख। और ये दोनों तरह के कार्ड, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, दोनों तरह के कार्ड इशू कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। सीआरआर और एसएलआर नॉर्म्स इस तरह के बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है, आप ध्यान रखेंगे। और बेसल नॉर्म्स भी एप्लीकेबल है। 15% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स उनको कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स मेंटेन करना होगा। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स के टारगेट भी इन बैंक्स को फॉलो करने होंगे। और इनके लिए 75% जो इनका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है वो इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय शैडो बैंकिंग? ऑप्शन ए रूरल बैंकिंग, ऑप्शन बी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट बैंकिंग, ऑप्शन डी प्राइवेट बैंकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। शैडो बैंकिंग basically is a term that is used for financial activities that are similar to banking but take place outside of traditional bank. It is also known as non-bank financial intermediation. तो शैडो बैंकिंग सिस्टम बेसिकली बैंक्स की एक परछाई के रूप में काम करती है और जो फाइनेंशियल गतिविधिज बैंक्स में होती हैं मोस्टली ऐसी ही एक्टिविटीज़ इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनके द्वारा भी की जाती हैं, इसलिए इनको शैडो बैंकिंग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अकॉर्डिंग टू द 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3 एंड M4 सीक्वेंस देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। तो ये हमें लिक्विडिटी वाइज क्रोनोलॉजिकली इसको ऑर्गेनाइज करने बोल रहा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है आपका M3, M2, M1 एंड M4। ऑप्शन बी है M1, M2, M3, M4। ऑप्शन सी M4, M3, M2 एंड M1। ऑप्शन डी M4, M2, M3 एंड M1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी M1, M2, M3 एंड M4। तो सबसे ज़्यादा जो लिक्विड है वो M1 है, उससे कम लिक्विडिटी M2 की है, उससे भी कम लिक्विडिटी M3 की है एंड उससे भी कम लिक्विडिटी M4 की है। M1, M2, M3 एंड M4 आर बेसिकली मॉनेटरी एग्रीगेट्स and they are basically the measures of money supply in the country and the most liquid form of money is M1। तो आप M1 क्या होता है आप देखेंगे। M1 इक्वल टू करेंसी विद द पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। M2 इज M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। M3 इज M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम एंड M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड जो है वो M1 होता है। M1 का दूसरा नाम नैरो मनी भी होता है, वहीं M3 का दूसरा नाम ब्रॉड मनी भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश इज आर डिक्लेयर एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स DSIBS। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन 3 RBI, ऑप्शन डी बंधन बैंक। DSIB बैंक्स बेसिकली बहुत ही बड़ी बैंक्स होती है जिनका क्रॉस जुडिशनल एक्टिविटीज़ भी होता है और इनकी एक्टिविटीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स रहती है एंड दे आर इंटरकनेक्टेड विद द फाइनेंशियल सिस्टम और जिनका रिप्लेसमेंट एक तरह से टफ होता है। मतलब अर्थव्यवस्था के लिए बैंक्स बहुत ही क्रूशियल होती है। तो अगर ये इन बैंक्स का फेलियर हो जाएगा तो एक तरह से पूरी बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा किसी देश का। इसलिए इनको कहा जाता है DSIBs को बैंक्स दैट आर टू बिग टू फेल एंड दे आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टू द इकोनॉमी। और RBI के द्वारा SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक,
को DSIBs डिक्लेयर किया गया है और ये लिस्ट एनुअली RBI द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 1 and 2 ओनली, SBI एंड ICICI बैंक। तो 2024 में 3 बैंक्स हैं जो कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, वो हैं SBI, ICICI एंड HDFC बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई पावर्ड मनी इज ऑप्शन ए बैंक्स रिजर्व एट सेंट्रल बैंक, मनी हेल्ड बाय द बैंक्स, ऑप्शन सी ऑल लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ बैंक्स, ऑप्शन डी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। थस हाई पावर्ड मनी इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन प्लस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इसलिए HP = CP + R। हाई पावर्ड मनी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it acts as the foundation for the creation of money supply and the expansion of bank deposits। तो हाई पावर्ड मनी बेसिकली मॉनिटरी बेस होता है और इसी के थ्रू RBI मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज MICR? ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक चेक रीडर, ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बेसिकली MICR एक टेक्नोलॉजी है जो कि हेल्प करती है, जो आप कैरेक्टर्स प्रिंट हुए देखते हैं चेक्स या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स में, वो MICR का प्रयोग करके ही प्रिंट किया जाता है। एंड दिस एनेबल्स मशीन्स टू रीड एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन ईजिली। MICR यूजेज स्पेशल कैरेक्टर्स एंड मैग्नेटिक इंक्स टू प्रोसेस एंड वेरीफाई चेक्स। और RBI द्वारा MICR की शुरुआत सन 1980 ईस्वी में की गई थी और ये बेसिकली 9 डिजिट का कोड होता है डैट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ ए चिप लेग। जो चेक लीफ होता है आपका चेक, उसके बॉटम में आप 9 डिजिट का कोड देखते हैं, वही बेसिकली MICR होता है। तो MICR टेक्नोलॉजी है रिवोल्यूशनाइज द वे बैंक्स प्रोसेस चेक्स एंड अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो बैंक्स जो चेक्स प्रोसेसिंग में जो टाइम लगाती थी पहले, MICR की टेक्नोलॉजी से आने के बाद चेक क्लियरेंस बहुत आसानी से हो जा रहा है और बहुत ही कम समय में हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बैंक बोर्ड्स ब्यूरो selects the head of public sector banks only is an element of the Indradhanush plan for public sector undertakings. Option A both 1 and 2, option B 1 only, option C neither 1 nor 2, option D 2 only। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1 बोथ 1 and 2। मिशन इंद्रधनुष 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लाई गई थी ताकि जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे थे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, उनसे उबरा जा सके। मेन एम जो था मिशन इंद्रधनुष का इज टू रीस्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड मेक देम मोर कम्पिटिटिव विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसी के अंदर मिशन इंद्रधनुष के अंदर 7 पॉइंट एजेंडा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सुधारने के लिए। उसमें एक था बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, जिसकी स्थापना अप्रैल 2016 को की गई थी और इसने रिप्लेस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स बोर्ड को। बैंक बोर्ड ब्यूरो बेसिकली एक ऑटोनोमस रिकमेंडेटरी बॉडी है दैट रिकमेंड सिलेक्शन ऑफ चीफ ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स, और बेसिकली ये पार्ट था गवर्नमेंट रिफॉर्म्स का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिकमेंड किया गया था PJ नाइक कमेटी के द्वारा। तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस होता है बैंक्स में, उसके सिलेक्शन के रिगार्डिंग बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंडेशन देता था और ये मिशन इंद्रधनुष का एक पार्ट था। बैंक बोर्ड ब्यूरो हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो इन 2021। तो अब बैंक ब्यूरो के जगह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है जिसकी स्थापना 2021 में की गई थी और यही रिकमेंड करता है जो सीनियर पोजीशंस पे जो लोग बैठते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। FSIB is a government body that selects people for senior positions in government-owned financial institution। बैंक बोर्ड ब्यूरो को इनकम्पिटेंट डिक्लेयर किया गया था एक दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा 2021 में। इसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड की स्थापना की गई सरकार द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट बेस रेट। इट इज़ द मिनिमम रेट बिलो विच बैंक्स कैन नॉट लेंड। इट इज डिसाइडेड बाई RBI। It is decided by the respective banks. It is same for all banks. Which of the following statements are correct? Option A 1, 2 and 4, option B 1, 3 and 4, option C 2 and 4, option D 1 and 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A
1, 2 and 4, because the base rate is decided by the Reserve Bank of India, and base rate is the minimum rate below which banks cannot lend. It is decided by RBI, not by respective banks, and it is the same for all the banks. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. With reference to the institution of banking ombudsman in India, which one of the following statements is not correct? The banking ombudsman is appointed by the Reserve Bank of India. Option B, the banking ombudsman can consider complaints from non-resident Indians having accounts in India. The service provided by the banking ombudsman is free of any fee. The order passed by the banking ombudsman are final and binding on the party concerned. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, because an appeal can be made against the decision of the banking ombudsman within 30 days of receiving the award or rejection of the consumer complaint, and the appellate authority is the deputy governor of the RBI. So अगर कोई संतुष्ट नहीं है कस्टमर या फिर बैंक जो ओम्बड्समैन के द्वारा डिसीजन लिया गया है, तो वो आरबीआई को अप्रोच किया जा सकता है और 30 दिनों के भीतर ये अपील करनी होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेज एन इंक्रीज ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट डज इट मीन? ऑप्शन ए, द कमर्शियल बैंक will have less money to lend. Option B, the Reserve Bank of India will have less money to lend. Option C, the Union government will have less money to lend. Option D, the commercial banks will have more money to lend. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लैंड. आपको पता होगा कि CRR इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ द NDTL दैट बैंक्स हैव टू कीप as reserve with the central bank. So when CRR increases, banks must keep more cash with the central bank, and this reduces the amount of money that banks have for lending purposes. Thus, this reduces the money supply in the economy. So the commercial bank will have less money to lend when CRR increases. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. In India, the interest rate on saving accounts in all nationalized commercial banks is fixed by Option A, Union Ministry of Finance. Option B, Union Finance Commission. Option C, Indian Bankers Association. Option D, none of the above. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, none of the above. बिकॉज सेविंग इंटरेस्ट रेट अब जो रिस्पेक्टिव बैंक्स हैं उनके द्वारा ही सेट किया जाता है. RBI deregulated the interest rate on saving bank deposits on 25th October 2011. And now banks are free to decide their own interest rate subject to certain conditions. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो none of the above हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following financial institutions are operating in the money market? Option 1, non-banking financial institution, acceptance houses, central bank, stock exchanges. So select the correct answer from the given codes. Option A, 2 and 3. Option B, 1, 2 and 4. Option C, 1, 2 and 3. ऑप्शन डी 1 and 2. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1, 2 and 3 वाला ऑप्शन सी, बिकॉज NBFCs भी पार्ट है मनी मार्केट के, एक्सेप्टेंस हाउसेज भी पार्ट है, एंड सेंट्रल बैंक भी पार्ट है. एक्सचेंजेस ये स्टॉक मार्केट जो पार्ट है ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है, नॉट मनी मार्केट. द फंक्शंस ऑफ द लीड बैंक आर परफॉर्म बाय ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एनी बैंक. ऑप्शन डी, एनी बैंक डिजाइंड फॉर दिस पर्पस. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए बैंक डेजिग्नेटेड और डिजाइंड फॉर दिस पर्पस. लीड बैंक की शुरुआत आरबीआई के द्वारा 1969 से की गई थी, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेजिग्नेट्स लीड बैंक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, एंड द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1969 बाय आरबीआई and was intended to promote rural development, increase credit flow to priority sectors, and ensure financial inclusion. And the scheme was based on the recommendations from the Nariman Committee and the Gadgil Study Group. तो हमने समझा कि लीड बैंक स्कीम आरबीआई के द्वारा 1969 में स्टार्ट की गई थी. किसके रिकमेंडेशंस पे? नरीमन कमेटी और गैडगिल स्टडी ग्रुप के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड था ये स्कीम. और बेसिकली लीड बैंक एक लीडर के रूप में कार्य करता है और जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं डिस्ट्रिक्ट्स में उनके बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है. और मेन एम था इस स्कीम को लाने का कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, रूरल डेवलपमेंट हो सके, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स को बढ़ाया जा सके,
चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क एट ऑप्शन ए स्टेट लेवल, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन सी ब्लॉक लेवल एंड ऑप्शन डी नेशनल लेवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अगर रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का हम ढांचा देखें तो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, वहीं गांव में आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है PACS, और लॉन्ग टर्म लोन्स स्टेट कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एट स्टेट लेवल एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एट लोअर लेवल्स। तो यही ढांचा होता है। इस तरह जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क करती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती हैं, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रोल्स, ए बैंकर, ए फिस्कल एजेंट, ए फाइनेंशियल एडवाइजर, विच ऑफ दिस रोल्स आर प्लेड बाय RBI। तो ऑप्शन ए बोथ 1 and 2, ऑप्शन बी बोथ 1 and 3, ऑप्शन सी बोथ 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो आपको मालूम होगा कि RBI एज ए बैंकर भी सर्व करती है, एज ए फिस्कल एजेंट भी एंड एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर भी। सो इसको करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3। एज ए बैंकर सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द सेम फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट as commercial bank perform for their customer. It maintains the accounts of both central as well as state government. It receives deposits from government and makes short-term advances to the government. It collects checks and draft deposit in the government account. As a fiscal agent, the central bank collects taxes and other payments on behalf of government. It raises loans from the public and thus manages public debt. तो fiscal agent के रूप में RBI टैक्स कलेक्शन का काम करती है and it manages the public debt of the government. And as a financial advisor, the central bank gives advice to the government on economic, monetary, financial and fiscal matters such as deficit financing, devaluation, trade policy and foreign exchange. Thus, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। तो इसी के साथ ये हमारा अंतिम प्रश्न था आज का। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आने वाले दिनों में और भी टॉपिक से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।